नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और मस्त होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः करते हुए श्री गणेश जी का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप थंबनेल देख सकते हैं, जनजातियों से संबंधित जो आज पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हम जनजातियों का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला जो सिलेबस का टॉपिक है उसकी अगली लाइन है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन। तो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन हम पढ़ने वाले हैं और अच्छे से कवर अप करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो संवैधानिक प्रावधान है उन्हें देख लेते हैं कि उन्हें किस आधार पर बांटा गया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये राजनीतिक से संबंधित है कि नहीं है, सामाजिक सुरक्षा संबंधित है कि नहीं है, या फिर प्रशासनिक सुरक्षा संबंधित है कि नहीं है, या शैक्षणिक या सांस्कृतिक सुरक्षा से संबंधित है कि नहीं है। ये इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपके लिए बाकायदा पहले ही आर्टिकलों को बांट दिया गया है। इसके बाद हम प्रत्येक आर्टिकल को सही से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जनजातियों से संबंधित, ये सबसे पहले पेन ले लेते हैं बढ़िया वाला। कौन सा पेन? बढ़िया वाला। ये देखो, ये पेन अच्छा चल रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा डार्क चल रहा है, इन्हें थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये कर लिया, इसे भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये कर लिया, ये ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आप सभी को पता है कि जनजातियों संबंधित प्रावधानों को अपन ने बिल्कुल बाकायदा वर्गीकृत किया गया है, और वर्गीकृत करने के साथ साथ हमने उन्हें अच्छे से बांटा है। तो जान लेते हैं किसके तहत कौन कौन सा आर्टिकल का प्रावधान आता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बांटा है जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। इसके बाद हमने जनजातियों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों को जानने का जो प्रावधान है उनका वर्णन किया है। इसके अलावा हमने जनजातियों का राजनीतिक वर्णन किया है, फिर हमने किया है जनजातियों की प्रशासनिक, और फिर उनके सेवा सुरक्षा संबंधी प्रावधान, और फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के संबंध में कौन से प्रावधान आते हैं या अनुसूची आती है, उनके संबंध में जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें परिभाषित करने की प्रक्रिया, है ना, किन किन आर्टिकलों में जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया किन किन आर्टिकलों के अंतर्गत वर्णित की गई है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं वो 364 25 आएगा आपका, 342 एक आएगा, और 342 दो। तो 364 25 342 एक और 342 दो। अभी हम इन्हें अच्छे डिटेल से साथ पढ़ेंगे कि 364 25 में क्या है, 342 एक में क्या है, और 342 दो में क्या है। थोड़ी जानकारी दे दूं कि 364 25 में जो है परिभाषा करने की प्रक्रिया दी गई है, जो 342 के अंतर्गत वर्णित है, वो वाली चीज है ना। इसके अलावा जनजातियों के शैक्षणिक और सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किन किन आर्टिकलों में दिए गए हैं, बोल वाले आर्टिकल जानने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका वर्णित है आर्टिकल 15(5) में, जिसमें जनजातियों को SC ST के लिए जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है उनमें क्या किया गया है, रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपका जो है SC ST के लिए क्या 15(5) में क्या किया गया है, शैक्षणिक संस्थाओं में SC ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 29 में आपका जो सांस्कृतिक धरोहर होती है उनके लिए, जैसे भाषा, लिपि, संस्कृति के संबंधित हितों के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 46 में इनके उत्थान के लिए बात की गई है, और इसके अलावा 350 में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, मतलब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। इसके अलावा हम जानते हैं यहाँ पर आप सभी को पता है जनजातियों से सुरक्षा संबंधी जनजातियों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान किस किस आर्टिकल में वर्णित किए गए हैं। तो ये आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो ये आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये आर्टिकल है आपके, आर्टिकल है 164(1), जिसमें जनजाति कल्याण मंत्री के बारे में बताया गया है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में वर्णित है। इसके अलावा 243 D1 में जो नगरीय निकाय में इनका आरक्षण के संबंधी बात की गई है। 243 T1 में जो
नगरीय निकायों में, वो डी पंचायती राज जो संबंधित है, और ये नगरीय निकायों में एससी एसटी के आरक्षण के संबंधित बात की गई है। इसके अलावा हम जानते हैं 330 में लोकसभा में इनके रिजर्वेशन की बात की गई है, सीटों का प्रावधान किया गया है 330 में, और 332 में विधानसभा में इनके सीटों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपका 338A में जो नेशनल कमीशन एसटी का जो अनुसूचित जनजाति आयोग जो कमीशन होता है, आप सभी को पता है किसमें वो वर्णित है। प्रशासनिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान, जो प्रशासनिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान है वो आपका मात्र एक जो है वह है 275, जिसमें अनुदान या ग्रांट की बात की गई है, वो भी अच्छे से कवर अप करेंगे हम। इसके अलावा सेवा सुरक्षा संबंधी आरक्षणों की बात कहां पर की गई है, मतलब सेवा सुरक्षा मतलब इसका मतलब होता है सीधा मत कि उनके लिए आरक्षणों की बात कहां पर की गई है, तो ये आपकी की गई है अनुच्छेद 16(4)(a), जिसमें कहा गया है कि आप 7 आधारों पर, मतलब 7 आधारों पर किसी भी मतलब आरक्षण से संबंधित भेदभाव नहीं करोगे, जिसमें आपको आर्टिकल 14 में लोक नियोजन 16(4) में लोक नियोजन के संबंध में वो अफसर की समानता का वर्णन है। इसके अलावा 16(4)(a), इसमें पदोन्नति के संबंध में आरक्षण के प्रावधान किया गया है, पदोन्नति के संबंध में आरक्षण का प्रावधान है। 16(4)(b), 16(4)(a) हो गया ये, 16(4)(a), 16(4)(b), 16(4)(b), इसमें बैकलॉग भर्ती या कैरी फॉरवर्ड नियम का वर्णन किया गया है। कैरी फॉरवर्ड नियम क्या होता है वो भी अभी जानेंगे, है ना। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और जनजातियों संबंधित प्रावधान जो कहां पर किए गए हैं और किस किस में किए गए हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है इसके लिए, और ये प्रावधान आपको मिलेंगे 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची। आपको मैं बता दूं कि 5वीं अनुसूची जो आती है वो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित होती है, ये होती है अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित, और 6वीं अनुसूची होती है वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित होती है ना। इसके अलावा ये इसमें 10 राज्यों का वर्णन है, इसमें 4 राज्यों का अमीमेत्री में ट्रिक भी बताऊंगा, आप शांति रखें, है ना। और ये इसका वर्णन है 244(1) में, इसका वर्णन है 244(1) में, और इसका वर्णन है आपका 244(2) में, है ना। तो इतने सारे डिफरेंट आपको बाद में भी समझाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल स्टार्ट करते हैं आगे से, एक एक आर्टिकल को जानने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से और शांति के साथ, है ना। तो सबसे पहले आर्टिकल 366(25), फिर 342(1) और 342(2) के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 366(25) के पास गए कि भैया बताओ, हमने जनजातियों का नाम बहुत सुन रखा है, ये जनजाति, वो जनजाति, ये कितनी जनजातियां, कैसे डिसाइड करें कि भैया ये जनजातियां। तो आर्टिकल 366(25) ने बोला कि भैया जनजातियां वे होती हैं, क्या होती हैं, हमने पूछा एसटी क्या होती है, तो उन्होंने बोला कि अनुसूचित जनजातियां वे जनजातियां होती हैं जो संविधान के आर्टिकल 342(1) में वर्णित की गई है। मतलब आर्टिकल 366(25) में बस जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया बताई है, ना कि उनकी परिभाषा की है। उसने ये बोल दिया कि भैया मुझे कोई पता नहीं है, जो अनुच्छेद 342(1) बोल दे कि ये जनजातियां हैं तो मैं वो मान लूंगा। मतलब 366(25) के बाद जाएंगे, 366(25) के पास जाएंगे तो ये इससे पूछेंगे बताओ भैया एसटी कौन होती है, तो इसने हाथ ऊपर करते हुए बोला है कि मुझे पता नहीं है, मैं सरेंडर कर देता हूं, लेकिन इतना बता देता हूं कि जो 342 अनुच्छेद 342(1) में वर्णित है उन जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां कहा जाएगा। तो 342(1) में क्या बोला गया, 342(1) में बोला गया कि भैया जो अपना राष्ट्रपति जी होते हैं, कौन, प्रेसिडेंट जिस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दे या जिस जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर दे वो ही अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये वो करेंगे संबंधित राज्य के राज्यपाल से। जैसे किसी क्षेत्र का, जैसे असम है, असम की किसी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे, और मध्य प्रदेश की किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात वो अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं।
ये बोला गया, ये पढ़ लेते हैं। देखो 364-25 में बोला गया कि जनजातियों का अर्थ ऐसे समुदाय से जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना गया है। मैं पहले ही समझा चुका हूं। अब इसके अलावा 342 एक पढ़ लेते, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर लोक अधिसूचना द्वारा, ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये राष्ट्रपति लोक अधिसूचना जारी करेगा। क्या करेगा राष्ट्रपति? लोक अधिसूचना। लोक अधिसूचना, जो लोक अधिसूचना में जारी कर देगा उसी लोक अधिसूचना द्वारा आदिवासी समुदाय के कुछ हिस्से को या समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। मैंने आपसे बोला है कि सबसे पहले अनुच्छेद 364-25 के पास जाएंगे, फिर 342(1) में राष्ट्रपति लोक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें किसी समुदाय को या किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी तक कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित कर दी गई है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अभी तक जो है कुल मिला के आपकी 705, लगभग 705 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां घोषित कर दी गई है। ये आपका कर दिया गया है 1950-51 के द्वारा। आपका 1950-51 के द्वारा इतनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में आपको ये घोषित कर दिया गया है, जनजाति समूह निर्दिष्ट कर दिया गया है 705 अनुसूचित जातियों को। समझ में आ गया? 1950-51 राष्ट्रपति द्वारा। इसके अलावा आपके दिमाग में यह भी आता होगा कि जब एक बार किसी को अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं, क्या उसे बाद में हटा नहीं सकते, या फिर कोई नई जनजाति को जोड़ते हैं तो वो भी कैसे जोड़ते हैं? तो भाई साहब वो फिर राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता। फिर आप जाओगे आर्टिकल 342(2) के पास। 342(2) ये कहता है कि जो लोक अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है उसके अंतर्गत हम आगे जाकर संसद ये करेगी कि भाई साहब संसद जो पार्लियामेंट होती है वो कानून बनाकर, पार्लियामेंट क्या करेगी? कानून बनाकर क्या करेगी? किसी भी जनजातियों को मतलब जोड़ सकती है और किसी भी जनजातियों को इस लिस्ट से बाहर कर सकती है। कि मार साहब समझ में नहीं आया, थोड़ा अच्छे से क्लियरिटी से समझाएं। तो बिल्कुल ध्यान रखें। देखो क्लियरिटी से समझाऊं तो भाई साहब आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 40 जनजातीय समूह पाई जाती हैं, 40 जनजातीय समूह पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी पाई जाती है? वर्तमान में पाई जाती है आपकी 43। तो कहीं ना कहीं 3 जनजातियों को कम कर दिया गया है, वो है मीना, कीर और पारधी। मतलब आपकी 3 जनजातियों को कम कर दिया गया है, अब 43 जनजातियां बची हैं। मतलब ये 3 जनजातियां जो कम की है वो किसने कर दी गई है? वो की है संसद द्वारा। संसद मतलब इसका मतलब ये हुआ कि संसद चाहे तो कानून बनाकर किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के उससे निकाल सकती है या अनुसूचित जनजाति उसमें डाल सकती है संसद कानून बनाकर। तो ये लिखा है कि संसद कानून विधि द्वारा आदिवासी समुदाय को राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कर सकती है या उससे अपवर्जित कर सकती है। आई होप आप इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी अनुसूचित जनजाति संबंधित प्रावधान हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आर्टिकल 15 है, 15(4) है और आपका 15(5) भी हम पढ़ेंगे, ये आर्टिकल पढ़ेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 16, 16(4) है, 16(4) है, 16(4) भी, और आर्टिकल 19(5) भी पढ़ेंगे। और आर्टिकल ये डीपीएसपी का एक और आर्टिकल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा क्या मामला है। तो जानते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल ये 15 ये बोलता है कि यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर इन्हें समझ लेते हैं, आगे बाद में समझ लेंगे, है ना। तो हमने क्या पढ़ा अभी सबसे पहले हमने पढ़ा, सभी आर्टिकलों को क्रम से जान लेते हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल 364-25 पढ़ा जिसमें अनुसूचित जनजातियों की पूछा कि भैया बताओ अनुसूचित जनजाति कौन सी होती है। तो हमने जानने की कोशिश की है कि अनुसूचित जनजाति भैया वो होती है जो संविधान के आर्टिकल कितने 342(1), संविधान के आर्टिकल 342(1) में राष्ट्रपति द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से जो नोटिफिकेशन जारी कर देता है उसमें जो जनजातियों को निर्दिष्ट कर दिया जाता है उन्हें ही संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उन्हें क्या बोला जाता है? अनुसूचित जनजाति। इसके बाद कोई घटा बढ़ा सकता है क्या?
बिल्कुल इसमें अनुसूचित जनजातियों को घटा बढ़ाया जा सकता है, वो किया जा सकता है आपका 342(2) में। 342(2) में किसके द्वारा? ये संसद कानून बनाकर किसी भी जनजाति को, यहाँ पर किसी भी जनजाति को क्या कर सकती है? ऐड कर सकती है, या राष्ट्रपति द्वारा जो जनजाति है निर्दिष्ट की गई है उन्हें उस सूची से बाहर भी कर सकती है। इतना समझ में आ गया। इसके अलावा फंडामेंटल राइट पे आते हैं। फंडामेंटल राइट में हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट में आपका आर्टिकल आता है 15। आर्टिकल 15 में ये बोला गया है कि 5 आधार पर, कितने आधार पर? 5 आधार पर आप SC ST के साथ क्या नहीं करोगे? भेदभाव नहीं करोगे। वो पांच आधार और बता दो। बिल्कुल मैंने बोला था कि यहाँ पे मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो वो 5 आधार हैं RRCSP। RRCSP का मतलब ये भाई साहब, मार साहब आपने तो इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन ये बताओ कि इनका हिंदी में क्या होता है। बिल्कुल बताते हैं। तो 5 आधार होता है आपका। R मतलब रेस, R मतलब रिलीजन मतलब होता है आपका धर्म, रेस मतलब होता है आपका मूल वंश, और C मतलब होता है आपका कास्ट मतलब होती है आपकी जाति, और X मतलब होता है सेक्स मतलब होता है आपका लिंग मतलब महिला या पुरुष। P होता है प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ मतलब जन्म स्थान। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब ये होता है आपका जन्म स्थान। ये क्या होता है? आपका जन्म स्थान। तो 5 आधारों पर आप विभेद नहीं कर सकते SC ST के साथ। इसके अलावा ये आर्टिकल 15 हो गया। 15 के बाद आर्टिकल 15(4) के बारे में भी बोला था कि आर्टिकल 15(4). तो आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि भैया, आर्टिकल 15(4) ये कहता है, क्या कहता है ये जान लो आप। आर्टिकल 15(4) कहता है आपसे, आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? आर्टिकल 15(4) कहता है कि भैया SC ST की प्रगति के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। मतलब 15(4) जो है आपका वो बोलेगा कि SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है। क्या करता है? ये SC ST के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है। लेकिन ये तो ये हुआ कि भैया ये बोलता है कि आप SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधानों की बात कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 15 ये बोलता है कि किसी भी आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप विभेद नहीं कर सकते। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। लेकिन ये तो किसी विशेष जाति समूह को क्या दे रहा है? मतलब अलग से प्रावधान दे रहा है। तो ये आर्टिकल 15 के जो सामान्य नियम है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा है। तो भैया ये बिल्कुल उल्लंघन कर रहा है, आपके सामने बिल्कुल उल्लंघन कर रहा है। तो ये जो भेदभाव है, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव है, क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ये बोल रहा है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 15(4) बोल रहा है कि हम तो जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे। तो ये भेदभाव इसलिए ये सकारात्मक भेदभाव है, क्योंकि ये SC ST OBC कहीं ना कहीं पिछड़े हैं और इनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है, इसलिए इन्हें विशेष प्रावधान दिया गया है। तो ये अपवाद है। ये आर्टिकल 15 का क्या है? अपवाद है, जिसे जोड़ा गया है फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 द्वारा इसे जोड़ दिया गया है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे आपका 15(5) आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) आपसे ये बोलता है कि भैया शैक्षणिक संस्थाओं में आप रिजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में, शैक्षणिक संस्थाओं में आप रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो भी स्कूल और कॉलेजों में आप रिजर्वेशन देने की बात की गई है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि जो अल्पसंख्यक जो हैं उनके जो विशेष शिक्षा संस्थान होते हैं, जैसे मदरसा होता है, मदरसे होते हैं, उनमें तो ये मदरसों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। लेकिन बाकी सभी जो स्पेशल किसी धर्म विशेष के जो प्रावधान होते हैं, मतलब शैक्षणिक संस्थान होते हैं, उनमें नहीं है। बाकी सभी में आपको रिजर्वेशन देता है शैक्षणिक संस्थाओं में, SC ST OBC के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आर्टिकल आता है आपका 16।
जो आपका बोलता है कि लोक नियोजन में अफसर की समानता प्रदान करता है। तो लोक नियोजन में जो एक बार समझ लेते हैं, है ना। तो आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन में अफसर की समानता प्रदान करता है। लोक नियोजन में अफसर की समानता प्रदान करता है मतलब जो सरकारी नौकरियां होती हैं जिनमें नियोजन किया जाता है उनमें अफसर की समानता की बात करता है। कौन सा? आर्टिकल 16। लेकिन आर्टिकल 16 ये बोलता है कि 7 आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो 7 आधार जान लेते हैं। 7 आधार हैं RRCSP। ये आपने पढ़ी लिया है कि धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के और लिंग मतलब उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसके अलावा आप डी मतलब डेसेंट मतलब ये आपका होता है निवास स्थान। रेसिडेंसी मतलब होता है रेसिडेंसी मतलब निवास स्थान। और यहां पर आपका जो डी होता है, जो डी का जो मतलब होता है वो डी का मतलब होता है आपका डेसेंट मतलब वंशक्रम। इसका मतलब होता है डेसेंट मतलब आपका वंशक्रम। तो इन 7 आधारों पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 16(2) बोलता है। लेकिन आर्टिकल 16(4) ये बोलता है कि हम जो नौकरियां हैं उनमें रिजर्वेशन प्रदान करेंगे। किसे? वो SC ST OBC को हम रिजर्वेशन प्रदान करेंगे सरकारी नौकरियों में। इसमें 16(4) बोलता है कि सरकारी नौकरी में सरकारी जो नौकरियां होती हैं सरकारी नौकरियां होती है उनमें रिजर्वेशन प्रदान करेंगे, है ना। और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन किस आधार पर प्रदान किया जाता है? 2 आधार होते हैं, या तो उस जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो या फिर वो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हो, तो उसी आधार पर रिजर्वेशन प्रदान करता है। कौन सा? आर्टिकल 16(4). इसके अलावा आर्टिकल 16(4) ये बोलता है कि हम पदोन्नति में रिजर्वेशन प्रदान करेंगे। किसमें? पदोन्नति में क्या करेंगे? हम रिजर्वेशन प्रदान करेंगे। पदोन्नति में रिजर्वेशन क्यों दे रहा है भैया? पहले ही आप 16(4) में आप उन्हें रिजर्वेशन दे चुके हैं, तो पदोन्नति में देने की क्या जरूरत है? पदोन्नति में देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अब कोई SC ST का व्यक्ति अगर डिप्टी कलेक्टर बन जाता है तो संभावना ये रहती है कि उसके साथ जो भेदभाव होता है वो कम होगा, क्योंकि वे एक सीनियर अधिकारी। लेकिन मैं एक कर्मचारी होता है ST का, तो उसके साथ भेदभाव होने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए सकारात्मक रूप से पदोन्नति में रिजर्वेशन दिया गया है, तो इसका विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 16(4)(b) ये बोलता है कि हम बैकलॉग भर्तियों में रिजर्वेशन प्रदान करेंगे। बैकलॉग भर्तियों की बात करता है, या ऐसे ही बोला जाता है कैरी फॉरवर्ड का नियम बोला जाता है। मतलब इसका मतलब होता है कि बैकलॉग भर्तियों में रिजर्वेशन ऐसा है कि अगर ST के लिए मान लो आती नहीं, वैसे मान लो ST के लिए 2024 में 100 सीटें आई 2024 में, और फिर 2024 में जो 100 सीटें आई उसमें से 80 सीटें भर दी गई हैं और खाली कितनी बच गई? 20 सीटें। तो जब 2025 में वैकेंसी आएगी जब आ तो नहीं रही लेकिन आ जाएगी 2025 में जब वैकेंसी आएगी और ST के लिए मान लो वहां पर 80 सीटें आई, तो ये 20 सीटें और ऐड हो जाएंगी। मतलब 20 सीटें और ऐड होकर ST के लिए कितनी सीटें हो जाएंगी 2025 के लिए? उसके लिए हो जाएंगी आपकी 100 सीटें। तो आ गया, मतलब पिछली जो सीटें बच जाती हैं वो अगले सत्र के लिए जब भी सीटें आती हैं उसमें ऐड कर दिया जाता है। ये होता है बैकलॉग भर्ती या कैरी फॉरवर्ड का नियम। तो ये स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देख लो, लोक नियोजन में अफसर की समानता प्रदान करता है, मतलब सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता का बात करता है। लेकिन ये 16(4) ये बोलता है कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा। भाई 16(2) ये बोलता है कि भैया 7 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, वो है RRCSP।
16(2) ये बोलता है कि 7 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, वो है RRCSP, है ना, आप सभी को पता है। इसके अलावा 16(4)A ये बोलता है कि SC/ST के लिए पदोन्नति में रिजर्वेशन की बात करता है ना। और 16(4)B ये बोलता है कि ये कैरी फॉरवर्ड नियम का पद के लिए कैरी फॉरवर्ड नियम का पालन करेगा। ये इतना हो गया। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 19(5). तो आर्टिकल 19(5) ये बोलता है कि भैया जो आप आर्टिकल 19(1)(d) में आर्टिकल 19(1)(d) में ये सुविधा प्रदान की गई कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन भैया आर्टिकल 19(5) इसका क्या करता है, युक्त निर्बंधन करता है या युक्त इस पर प्रतिबंध लगाता है कि उन क्षेत्रों में, उन जनजातीय क्षेत्रों में या लोगों के हितों को ध्यान में रखता है, जनजातीय क्षेत्र में लोगों के हितों को ध्यान में रखता है, आप संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर सकते, जहां उनको किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है या नुकसान हो सकती है। जैसे वैसे आपको भ्रमण का अधिकार है पूरे भारत में, लेकिन आप अंडमान निकोबार में घूमने जाओगे तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जाने से मना किया जाता है जहां पर जनजातियों को दिक्कत हो सकती है। तो आर्टिकल कहीं ना कहीं 19(5) किसका एवोल्यूशन करता है, 19(1)D का। इसके अलावा एक और आर्टिकल बच जाता है आपका 29(1) ये बोलता है कि हम SC/ST की जो भाषा, संस्कृति और लिपि, भाषा, संस्कृति और लिपि, भाषा, संस्कृति और लिपि का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। क्या बोला है कि इन्होंने संरक्षण करेंगे 29(1)A में। और इसके अलावा आर्टिकल 1 DPSP से आ जाता है, वो आर्टिकल 40 होता है। आर्टिकल 40 ये बोलता है कि हम SC/ST और OBC के हितों की रक्षा करेगी कौन, राज्य सरकार का कर्तव्य है। और जिसमें SC/ST OBC के अलावा ऐसे वनरेबल वर्ग को शामिल किया जाएगा जिसमें महिला होगी, महिला होंगी, बुजुर्ग होंगे और बच्चे होंगे, जिनके हितों की अभिवृद्धि करेगी, उनके हितों के संबंध में नीतियां बनाएंगी और उनको कहीं ना कहीं शोषण से बचाएगी। ये आर्टिकल कौन सा बोलता है, आर्टिकल 40। तो मेरे ख्याल से आप जो फंडामेंटल राइट है और जो DPSP के आर्टिकल महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो मैंने पढ़ा दिया। ये बढ़िया 19(5) में ये बोला गया है कि ST के हित के संबंध में भारत में सर्वत्र आवाज जो संचरण होता है उस पर युक्त निबंधन करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये उस पर प्रतिबंध लगाता है। 19(1)D का क्या करता है, ये 19(1)D पर कहीं क्या करता है, कहीं ना कहीं युक्त निबंधन लगाता है। और 29(1) क्या बोलता है, भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है SC/ST को। और ये किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य। क्यों, राज्य मतलब संरक्षण का अधिकार होगा, है ना, भाषा, लिपि और संस्कृति के संबंध में संरक्षण का अधिकार होगा किसे, SC/ST को। इसके अलावा 40 क्या बोलता है कि SC/ST के हितों की अभिवृद्धि करने का कर्तव्य किसका है, राज्य सरकार का। तो आई होप मेरे ख्याल से आप सभी आर्टिकल समझ में आए होंगे और सभी आर्टिकल पसंद आए होंगे। तो एक बार और देख लेते हैं सभी आर्टिकलों को रिवाइज के साथ, ताकि आप सब समझ में आ जाए। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आर्टिकल 300 दिख रहा हूं ना, मैं यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 366-25 के पास गए कि बताओ ST कौन होता है। तो 366-25 ने कहा कि भैया ST वे लोग होंगे जो आर्टिकल 342(1) के तहत बढ़ने थे। 342(1), तो हम 342(1) के पास गए कि बताओ ST कौन होता है। तो इसने बोला कि ST वे व्यक्ति होंगे या मानवों का समूह होगा जिसे राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात जनजातीय घोषित कर दे या उन्हें घोषित कर दे। कौन कर दे, राष्ट्रपति, 342(1) में। इसके अलावा हमने ये जाना कि भैया ये बताओ कि जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो फिर इन्हें हटा नहीं सकते या फिर नई जो जनजातियां होती हैं उन्हें कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये करती है संसद। 342(2) के तहत संसद क्या करेगी, पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉ बनाकर किसी भी जाति को ऐड कर सकती है, किसी भी जाति को राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति
घोषित की जाती है उन्हें पार कर सकती है। इसमें क्या करता है प्रेसिडेंट, क्या करता है जो अधिसूचना होती है, लोक अधिसूचना जारी कर देता है और बता देता है कि इन जनजातियों को अब क्या बोला जाएगा, अनुसूचित जनजाति बोला जाएगा। ये हो गए आपके। इसके अलावा हम फंडामेंटल राइट पर आए। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 पढ़ा। आर्टिकल 15 में बोला कि आप 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, आरआर सीएसपी, धर्म, मूलवन, जाति या लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। इसके अलावा हम आर्टिकल कितने में है, हम आर्टिकल आए 15(4) में। आर्टिकल 15(4) क्या बोलता है कि SC/ST के लिए क्या बोलेंगे भैया, विशेष प्रावधानों की बात की गई है। क्या की गई है, विशेष प्रावधान किए गए हैं SC/ST और OBC के लिए। ये कहीं ना कहीं किसका उल्लंघन करता है, जो आर्टिकल 15 है उसके सामान्य नियम का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसमें 5 आधारों पर विभेद का निषेध किया गया है, लेकिन यहाँ पर आप जाति के आधार पर विभेद का निषेध कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा इसके बारे में जानने की, ये आर्टिकल फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा हम आर्टिकल 15(5) पर आए, जिसमें बोला गया कि शैक्षणिक संस्थाओं में SC/ST को रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन आप अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं वहां पर आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, स्कूल कॉलेजों में दिया गया। इसके अलावा हम आर्टिकल 16 पे आए। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात करता है। वहीं आर्टिकल 16(2) 7 आधारों पर विभेद का निषेध करता है। आर्टिकल 15 5 आधारों पर, आर्टिकल 16(2) 7 आधारों पर। RRCSP DR का मतलब हो गया वंशक्रम और निवास स्थान के आधार पर। इसके अलावा 16(4) आर्टिकल 16(4) ये बोलता है कि हम यहाँ पे रिजर्वेशन प्रदान करेंगे, किसे, SC/ST OBC को रिजर्वेशन दे रहा है। लेकिन 16(4)A ये बोलता है कि हम यहाँ पे पदोन्नति में रिजर्वेशन देंगे, है ना। और 16(4)B ये बोलता है कि हम आपके लिए बैकलॉग भर्तियों में भी आपके लिए विशेष प्रावधान करेंगे। बैकलॉग भर्तियों में आपके लिए विशेष प्रावधान करेंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आर्टिकल कौन सा पढ़ा था आपका, आर्टिकल 19(5). आर्टिकल 19(5) ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19(1)D के जो भ्रमण की स्वतंत्रता है उस पर युक्त प्रतिबंधन लगाता है। आप जनजातीय क्षेत्र में या ऐसे लोगों के क्षेत्र में ना जा सकते, घूमने नहीं जा सकते जहां पर उनके हित प्रभावित होते हों। और आर्टिकल 29(1) पढ़ा था हमने, जिसमें बोला कि भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है SC/ST OBC को। इसके अलावा हमने DPSP में एक आर्टिकल पढ़ा था, वो आर्टिकल 40 पढ़ा। आर्टिकल 40 में ये बोला गया कि राज्य का कर्तव्य होगा कि जनजाति जो SC/ST OBC है या वल्नरेबल वर्ग है, जैसे महिलाएं हुई, बुजुर्ग वर्ग हुए या बच्चों के लिए राज क्या करेगा, उन्हें शोषण के बचाने के लिए कुछ नीतियां बनाएगा और उनके लिए कल्याणकारी कार्य करेगा, उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए। तो आई होप आप सभी आर्टिकल अच्छे से समझ में आएंगे होंगे और अच्छे से पढ़ाने की मैंने कोशिश की होगी। किसी प्रकार की शिकायत बचे तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो आज आर्टिकल पूरे कंप्लीट नहीं हुए आपके, तो वो आने वाली वीडियो में अगला लेक्चर होगा, उसमें हम पूरे आर्टिकल जो जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और लगभग कंप्लीट कर ही देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।